हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 7 मार्च से लेकर 13 मार्च 2022 का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट है कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र। इसके बाद है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है आपका कीबोर्ड। फिर है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो जो आपका प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर से आपको आउटपुट मिलता है। इसके बाद है, ईमेल किसे कहते हैं। तो ईमेल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल को, यानी कि आपसे ईमेल का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था एम ट्यूरिंग ने। इसके बाद है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था। तो ये छोड़ा गया था आपका सन 1981 में। इसके बाद है, स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो जो स्पैम है ये संबंधित है कंप्यूटर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जो कि केंद्रीय की बात हो रही है, वो कौन है। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है प्रचालन तंत्र। इसके बाद है, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है किस हेतु। तो एमएस वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। इसके बाद पूछ रहा है कि एक पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव क्या होता है आपका, पेन ड्राइव एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। इसके बाद है, जीआईएफ का आशय क्या है। तो जीआईएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमबी प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एमबी का प्रयोग किया जाता है आपका मेगाबाइट्स के लिए, जो आपने सुना होगा जो स्टोरेज में यूज़ होता है एमबी जीबी ओके टीबी। तो इसमें आपसे एमबी पूछ रहा है तो एमबी होता है मेगाबाइट्स। फिर है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है कहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है आपका RAM में, यानी कि रैम में। ठीक है, RAM यानी कि रैम में। फिर है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद है आपका, आईसी चिपों का निर्माण कहाँ किया जाता है, किससे किया जाता है। तो जो आईसी चिप होते हैं इनका निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। इसके बाद है, एएलयू से आशय क्या है, यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद है, याहू गूगल एवं MSN क्या है। तो याहू गूगल और MSN ये क्या है, ये इंटरनेट साइट्स हैं। इसके बाद है, www का पूरा नाम क्या है। तो www का पूरा नाम है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, कितने बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। तो आपका 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स के बराबर। फिर है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ पर है। तो ये जो श्रीहरिकोटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन है, वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा कैसी होती है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा होती है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन इसका राइट आंसर है। फिर है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है। आपको बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कंप्यूटर पद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एनालॉग ये कंप्यूटर पद नहीं है। इसके बाद है, रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका 64 बिट तक, 64 बिट्स तक। इसके बाद कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का क्या मतलब होता है। जो आप CD यूज़ करते थे पहले, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद है, सिरिशा बांदला कौन है। तो सिरिशा बांदला आपको बताना है कौन है। तो ये आपके एक अंतरिक्ष यात्री है। फिर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है। तो ये है देहरादून में। इसके बाद पूछ रहा है, इंद्र, इंद्र क्या है। तो इंद्र एक रडार का नाम है। इसके बाद है, बाइनरी कोड संख्या में
7 कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है 1 1 1 के फॉर्म पे। देखिए ये आपका कोडिंग होता है 8 4 2 1, इनके कॉम्बिनेशन से आपको नंबर बनाना है। तो 7 के लिए हमें क्या चाहिए? 4 2 6 और एक ये 7 और ये हो गया 0। तो बाइनरी में लिखेंगे 7 को 111 इस फॉर्म पे, ठीक है। इसका था भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था पुणे में। इसका था हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो हैकिंग का मतलब एक तरह से होता है डाटा का चोरी करना, इंफॉर्मेशन की चोरी करना। इसका देखिए सामान्य ज्ञान खेल के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में किस देश में शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है इटली। फिर है, वर्ष 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है PR श्रीजेश। इसके बाद है, हाल ही में संन्यास लेने वाले क्रिस मॉरिस किस देश के क्रिकेटर रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद एडिलेड इंटरनेशनल 2022 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है गेल मोनफिल्स इसका राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है एश्ले बार्टी। इसके बाद वर्ष 2021 में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। फिर है, लियोनल मेसी ने कितने बार बैलोन डियोर अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है 7 बार। फिर है, दिविज शरण किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर है टेनिस। इसके बाद न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन गुप्टिल। फिर है, एलिना स्वितोलिना किस देश की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन। ये यूक्रेन की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इसका था, वर्ष 2010 में चीन के किस शहर में एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ग्वांगझोऊ। इसका था, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर है कपिल देव। इसके बाद है, वर्ष 2021 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है लो किन येव। इसके बाद है, अर्जेंटीना ने किस वर्ष डेविस कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016 में। इसके बाद है, इनमें से किस महिला क्रिकेटर को वर्ष 2021 में खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिताली राज। फिर है, वर्ष 2022 में किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को एलन बॉर्डर मेडल मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिशेल स्टार्क। फिर है, वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? 2013 की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज़। फिर है, इनमें से किस खिलाड़ी को भारतीय शतरंज टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को। फिर है, वर्ष 2019 में किस देश ने अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में किस महिला खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका PV सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में किस देश ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसके बाद है, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान 5000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक बार फिर से मिताली राज। फिर है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर पे। इसका था, वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने कतर ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। और आखिरी क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के खिलाफ अपना 1000वां वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है? करंट का ही क्वेश्चन है, पढ़ाया था मैंने आपको रिसेंट के वीडियोज़ में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है वेस्ट इंडीज़। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक संस्थाएं हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसका देखिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 टा, ठीक है। इसके बाद है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे देखिए, जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद देखिए, संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है CAG से,
ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? तो ये देखिए, जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग, इसको सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। इसका देखिए, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2021 में। इसके बाद है, अनुच्छेद 338 बी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। इसके बाद है, निम्न में से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो CIC है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, और जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं ये आपके संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 320 में किस आयोग के कृत्य वर्णित है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग इसका राइट आंसर है। इसका बाद है, निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्थान की एक शाखा भोपाल में अवस्थित है? तो यहाँ पे देखिए, जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी एक शाखा भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत गठित संस्थान कौन सा है इनमें से? तो देखिए, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत गठित किया गया था। इसके बाद है, निम्न में से संविधिक निकाय कौन सा है? सांविधिक निकाय कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एक्ट 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ था 2007 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2017 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 89th संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत गठित आयोग कौन सा है इसमें से? तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ये आता है आपके 89th संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है, इसका गठन किया गया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1998 में गठित आयोग कौन सा है इनमें से? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो राज्य महिला आयोग है ये 1998 में गठित किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट 1981 कब प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था 1982 में। इसके बाद है, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर नवीन उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था सन 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 82 में किस आयोग के गठन संबंधी प्रावधान है? यहाँ पे अनुच्छेद 82 की बात हो रही है। तो देखिए, जो यहाँ पे परिसीमन आयोग है, ठीक है, परिसीमन आयोग, ठीक है, इसका प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 82 में। इसके बाद है, निम्न में से कौन एक कार्यकारी निकाय है? तो यहाँ पे देखिए, विधि आयोग जो है ये आपका एक कार्यकारी निकाय है। इसके बाद है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अंगीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1948। इसके बाद है, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 को कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 25 जनवरी 1994 को। और आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेरा प्राधिकरण कब गठित हुआ था? तो मध्य प्रदेश में रेरा प्राधिकरण गठित हुआ था सन 2016 में। इसके बाद देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है, संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे इनमें से जो VN राव है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो VN राव हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके बाद है, वित्तीय आपातकाल का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो जो वित्तीय आपातकाल है इसका संबंध है संविधान के अनुच्छेद 360 से।
इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण के प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17। इसके बाद अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक या भाषाई। ठीक है, धार्मिक या भाषाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। इसके बाद है मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष में जोड़ा गया था? जो आपके मूल कर्तव्य हैं इसको संविधान में किस वर्ष में जोड़ा गया था ये पूछ रहा है। तो इन्हें जोड़ा गया था 1976 में। फिर है 11वीं अनुसूची के तहत संविधान के पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1987। फिर है धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिन के भीतर विचारोपरांत लौटाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 14 दिन, 14 डेज। ठीक है, इसके बाद है विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। ठीक है, 1/3। इसका बाद किस अनुसूची के तहत केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्यों का चयन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 15 सदस्य। फिर है भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 267, 267। फिर है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है यानी कि गलत है। तो पहला कथन है इसे केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, इसे केवल मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, इसे राज्यसभा अधिकतम 28 दिन के लिए रोक सकती है। और चौथा, इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। तो जो सा है ऑप्शन सी है ये आपका असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे गलत है, बाकी के 3 सही है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन शामिल नहीं हो सकता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु यहाँ पे देखिए राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं ये शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद है पुंछी आयोग के गठन का संबंध किससे है? तो पुंछी आयोग का जो गठन है इसका संबंध है आपके केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 358 के तहत किस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के निलंबन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो केंद्र राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1990 यानी कि 1990 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 86वां यानी कि 86। ठीक है, 86वां इसका राइट आंसर है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय है आपका कोलकाता में। इसके बाद है महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को यहाँ पे 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 12 होनी चाहिए, 12 इसका राइट आंसर है। इसके बाद है विधान परिषद हेतु राज्यपाल कितने सदस्यों को नामित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, विधान परिषद हेतु जो राज्यपाल है ये 1/6 सदस्यों को नामित करता है। आगे बढ़ते हैं किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 213, 213। इसके बाद है ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका सन 2008 में। इसके बाद है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग से किया गया, संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आंसर है इसका भाग 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
371F का संबंध किस विशेष राज्य हेतु है? तो यहाँ पे सिक्किम इसका राइट आंसर है। जो 371F है इसका संबंध है सिक्किम से। आगे है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सोवियत संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल संविधान किनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो जो भारतीय मूल संविधान है ये आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य सूची में कितने विषयों का आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 विषय, 54। इसके बाद केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और ये किसके अंदर में आता है? ये अनुच्छेद 263 के अंदर में आता है। इसके बाद भारतीय संविधान संशोधन में कौन से संशोधन को दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन। इसको दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। इसके बाद है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है योजना सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन विधेयकों को संसद में रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होनी आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार निम्नलिखित में किसका सम्मिश्रण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वालिफाइड वीटो। इसके बाद मंत्रिपरिषद गठन शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 74, 74। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है बजट का। इसके बाद है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका स्वर्ण सिंह आयोग। ठीक है, स्वर्ण सिंह आयोग इसका राइट आंसर है। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका संसद और राज्य विधानसभाओं में जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो यहाँ पे 7वें संशोधन में इसका प्रावधान दिया गया। 7वां संशोधन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, नई अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। इसके बाद पंचायती राज पर 73वें संशोधन के स्वैच्छिक उपबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो नगर पंचायतों का गठन है ये पंचायती राज पर 73वें संशोधन के स्वैच्छिक उपबंध में सम्मिलित नहीं है, नगर पंचायतों का गठन। आगे देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसके बाद है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? तो ये शक्तियाँ दी गई हैं गवर्नर को। और आखिरी क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन में सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 21वां संविधान संशोधन 1967 इसका राइट आंसर है। इसका देख लेते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नौसेना का एक सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है मिलन। ठीक है, ये नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, इसका नाम है मिलन। तो आपको मिलन तो नाम याद रखना ही है, इसके अलावा ये हुआ कहाँ पे है ये याद रखना है। तो अभी रिसेंट में ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है और ये सबसे बड़ा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है मिलन। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये 9 दिनों तक चलेगी और यहाँ पे लगभग 40 देश की जो नौसेना है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं।
आगे यहाँ पे देखिए जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके लिए अभी हाल ही में 1600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो केंद्र सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पूरे देश में लॉन्च करने जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 1600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके बाद देखते हैं भारत और ओमान के बीच में, वायुसेना के बीच में एक अभ्यास था, संयुक्त अभ्यास था, जिसका नाम था ईस्टर्न ब्रिज 4। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत और ओमान के बीच में ये वायुसेना का अभ्यास था, ईस्टर्न ब्रिज। तो अभी हाल ही में 21 से 25 फरवरी तक ये चला है और रिसेंट में ये समाप्त हुआ है। इस कारण से करंट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम याद रखना है और इसके अलावा किन दो देशों के बीच में भी याद रखना है, तो भारत और ओमान। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट को उन्नत करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ करार किया है। कितने करोड़ रुपए का है ये? 1075 करोड़ रुपए का है ये। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये है 1075 करोड़ रुपए तक का, रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में किया गया है। तो इसके अनुसार 957 टैंकों में सुधार करके उसे अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रही हैं, इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है यानी विश्व बैंक है, ये 7500 करोड़ रुपए तक की सहायता करेगा अफगानिस्तान को। ठीक है, विश्व बैंक ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि अफगानिस्तान को $1 अरब देगा। $1 अरब यानी भारतीय करेंसी में बात करें तो लगभग 7500 करोड़ रुपए की सहायता देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे विश्व बैंक तो मदद कर ही रहा है, भारत भी यहाँ पे आगे बढ़ के अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। यहाँ पे जो फूड की क्राइसिस चल रही है उसको हेल्प करने के लिए भारत जो है अफगानिस्तान को 2000 टन गेहूं की दूसरी खेप भेजने वाला है। इसके पहले भी भारत ने 22 फरवरी को 2500 टन गेहूँ अफगानिस्तान को भेजा था और अभी रिसेंट में ये दूसरी खेप जा रही है अफगानिस्तान। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं इनके लिए रजिस्ट्रेशन जो होता था उसके लिए अब एग्ज़िट परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डिप्लोमा कर रहे हैं विद्यार्थी हैं और उसके बाद वो फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होता था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अभी उनको एग्ज़िट परीक्षा देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। और जो एग्ज़िट परीक्षा होगी इसमें कम से कम 50% उन्हें अंक हासिल करने पड़ेंगे, तभी उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डे है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे। कब मनाया जाता है ये? 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च डेट याद रखिएगा आप। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है ये दिन? तो पूरे विश्व भर में जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए और समाज में जो उनके हक हैं वो दिलवाने के लिए और उन्हें सम्मान दिलवाने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपको डेट याद रखनी है, दिवस का नाम याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और इसके अलावा इस साल की थीम याद रखनी है। तो 2022 की जो थीम चुनी गई है ये है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसको प्रदर्शित करने के लिए कौन से रंग चुने जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए 3 रंग है जिनको चुना जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये रंग है बैंगनी, हरा और सफ़ेद। आपको रंग के नाम याद रखने हैं, बैंगनी है, हरा है और सफ़ेद है, ये 3 रंग चुने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जल जीवन मिशन से रिलेटेड न्यूज़ है मध्य प्रदेश के लिए। तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 1279 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जल जीवन मिशन के लिए। 1279 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं रिसेंट में। तो सबसे पहले है संजय राम भद्रन, ये ह्यूस्टन मेट्रो के अगले चेयरमैन बनने वाले हैं। ये भारतवंशी अमेरिकी इंजीनियर हैं संजय राम भद्रन जी, इनको ह्यूस्टन मेट्रो का अगला चेयरमैन बनाया जा रहा है, इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जॉर्डन की न्यूज़ है, यहाँ पे 9000 साल पुराना एक मंदिर मिला है। तो जॉर्डन का जो पूर्वी रेगिस्तान है यहाँ पे एक खुदाई के दौरान यहाँ पे 9000 साल पुराना मंदिर मिला है, और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं करंट में कि कहाँ पे ये मंदिर पाया गया है। तो जो जॉर्डन है, जॉर्डन और फ्रांसीसी के पुरातत्वविदों ने
की जो टीम है इन्होंने संयुक्त रूप से इस स्थल की खुदाई की थी जहाँ पे ये मंदिर मिले हैं। ठीक है, तो जो रेगिस्तान है जहाँ पे ये मंदिर मिली है इसका नाम भी आप याद रखिएगा। जो रेगिस्तान है इसका नाम है काइट्स। ठीक है, रेगिस्तान का नाम है काइट्स, यहाँ पे ये मंदिर मिला है। 9,000 साल पुराना मंदिर है। इसका देखिए यहाँ पे भीलवाड़ा की न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा के कालीखोल गांव में जो लोग हैं उन्होंने गवर्नमेंट से कोई हेल्प ना लेते हुए खुद से ही रास्ता बनाया। उन्होंने 40 किलोमीटर की जो रास्ता थी इसको काट के 2 किलोमीटर बदल दिया। कैसे किया है? तो एक्चुअली में एक पहाड़ था, तो पहाड़ के कारण जो रास्ता था तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था, लेकिन गांव के लोगों ने उस पहाड़ को काट के वहाँ पे एक शॉर्टकट बनाया, नया रास्ता बना दिया, जिससे जो डिस्टेंस थी ये अब 40 किलोमीटर से हट के 2 किलोमीटर तक रह गई है। भीलवाड़ा के कालीखोल की न्यूज़ है ये। और जो भीलवाड़ा है ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। इसके बाद एक रिक्रिएशनल व्हीकल है जो कि बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे महंगा रिक्रिएशनल व्हीकल है, जिसकी कीमत है 23 करोड़ रुपए। इसको बनाया है ऑस्ट्रिया की एक लग्जरी व्हीकल बनाने वाली कंपनी मार्ची मोबाइल। ठीक है, मार्ची मोबाइल ने इस व्हीकल को बनाया है जिसकी कीमत है 23 करोड़ रुपए। और जो व्हीकल है इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है एलिमेंट पलाजो। व्हीकल का नाम है एलिमेंट पलाजो। इसके बाद भारत का पहला मीडिएशन सेंटर शुरू हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला मीडिएशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में शुरू किया गया है भारत का पहला मीडिएशन सेंटर। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एन बी रमना जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं श्री के चंद्रशेखर राव जी, इन्होंने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। याद रखना है आपको, हैदराबाद में देश का पहला मीडिएशन सेंटर शुरू हुआ है। इसके बाद न्यूज़ है हाइब्रिड ट्रेन की। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, इनका बहुत ही जल्द ट्रायल शुरू होने वाला है और इसका ट्रायल शुरू करने वाला पहला देश बन रहा है जापान। ठीक है, तो हाइड्रोजन से जो चलने वाली ट्रेन है इसको नाम दिया गया हाइब्री। तो आपको हाइब्री नाम याद रखना है और जापान ट्रायल कर रहा है ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है ये 2 बोगी वाली ट्रेन है और इसको तैयार करने में लगभग 216 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक नाम है रेयान सुरानी। तो ये दुनिया के सबसे छोटे योग प्रशिक्षक बने हैं। भारतवंशी हैं ये रेयान सुरानी और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के योग शिक्षक बने हैं। एक तरह का विश्व रिकॉर्ड है। इनकी वर्ष है, इनकी जो उम्र है ये है 9 वर्ष की। ठीक है, 9 वर्ष की उम्र है और ये दुबई में रहते हैं और इसके लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, 27 जुलाई 2021 को आनंद शेखर योग स्कूल में इन्होंने 200 घंटे का योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया था और इसके बाद इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे छोटे योग प्रशिक्षक हैं ये रेयान सुरानी। इसके बाद एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो दुबई में जो शेख जायद रोड है इसके किनारे एक इमारत है जिसका नाम है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। तो इसको हाल ही में दर्शकों के लिए खोला गया है। नाम याद रखना आपको, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। पूछ सकता है कि कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये दुबई में है। इसका देखिए राकेश गंगवाल हैं। तो ये इंडिगो के को फाउंडर थे। जो आपने एयर एविएशन की कंपनी सुनी होगी इंडिगो, तो वहाँ के ये को फाउंडर थे और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, राकेश गंगवाल, इसलिए आपको नाम याद रखना है। इसके बाद है विमलेश लोकब। विमलेश लोकब ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की फ़ेलो बनी है अभी रिसेंट में। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की फ़ेलो बनी है विमलेश लोकब, इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है। और इस पद पर पहुंचने वाली ये दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। ठीक है, दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक है ये विमलेश लोकब, नाम याद रखना आपको। इसके बाद इजराइल की न्यूज़ है। यहाँ की एक स्ट्रॉबेरी है, इसने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। तो इजराइल की कदीमा जोरान के किसान एरियल चाही ने 289 ग्राम की सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी उगाई है। ठीक है, क्यों विश्व रिकॉर्ड बना है? क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा है। 289 ग्राम्स की एक स्ट्रॉबेरी है ये। और ये जो स्ट्रॉबेरी है ये 18 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर मोटी है। तो अपने शेप और वज़न के कारण इसने एक रिकॉर्ड बनाया है और ये न्यूज़ में है। कहाँ पे न्यूज़ है ये? इजराइल की। इसके बाद गोल्डन कॉइन है न्यूज़ में। तो 1 किलोग्राम का ये सिक्का है ये और इसे रिसेंट में नीलाम किया जाना है। तो ब्रिटेन में जो रॉयल मिंट है एक्चुअली में ये 1 किलोग्राम का एक दुर्लभ सोने का सिक्का जल्द ही नीलाम करने जा रही हैं, जिसमें महारानी विक्टोरिया की शेर के साथ तस्वीर उकेरी गई थी। ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में।
और इस नीलामी में इस सिक्के को लगभग 3 करोड़ रुपए मिलने का उम्मीद जताया जा रहा है। एस्टिमेशन है 3 करोड़ रुपए में ये बिक सकता है। इसके बाद थोड़ा हम लोग स्मृति शेष पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री थी के पी ए सी ललिता। इनका हाल ही में निधन हो गया है 74 वर्ष की आयु में। नाम याद रखना है आपको, के पी ए सी ललिता मलयालम फिल्मों की सुपरस्टार थी ये। इसके बाद यामाना भाषा बोलने वाली विश्व की इकलौती महिला थी क्रिस्टीना। ठीक है, क्रिस्टीना, पूरा नाम है क्रिस्टीना कॉल्डेरोन। क्रिस्टीना कॉल्डेरोन, इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये यामाना भाषा बोलने वाली विश्व की इकलौती महिला थी। ठीक है, यामाना भाषा बोलने वाली विश्व की इकलौती महिला थी क्रिस्टीना कॉल्डेरोन, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे पद्मश्री प्राप्त गांधीवादी शकुंतला चौधरी जी का हाल ही में निधन हो गया है 102 वर्ष की आयु में। इसके बाद पूर्व भारतीय कोच हैं आकरा मोव जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रह चुके थे ये रुस्तम आकरामोव। इनका हाल ही में उज्बेकिस्तान में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम को 1995 के टाइम पे कोच किया था। इसके बाद खेल चर्चा पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रवि दहिया ने तुर्की में स्वर्ण पदक जीता है रिसेंट में। तो भारत के दिग्गज पहलवान, आप सभी को पता है, रवि दहिया जी, इन्होंने तुर्की में आयोजित यासर दोगु रैंकिंग सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इन्होंने टूर्नामेंट में 61 किलोग्राम के भार वर्ग स्पर्धा में फाइनल में उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराया और स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, भारत के दीपक पुनिया ने भी 92 किलोग्राम में, और इसके अलावा अमन ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। तो इन तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन रवि दहिया का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था तुर्की में, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्रिकेट की बात करते हैं। तो भारत श्रीलंका के बीच में T20 सीरीज़ हुई थी। तो भारत ने T20 क्रिकेट में लगातार 12वीं जीत दर्ज की है। और रिसेंट की न्यूज़ तो है कि श्रीलंका को भारत ने क्लीन स्वीप कर दिया, और लगातार सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने में इन्होंने अफगानिस्तान की बराबरी कर ली है। यानी कि अफगानिस्तान और भारत दोनों ने लगातार 12 T20 मैच जीते हैं। और आगे अभी देखते हैं अपकमिंग जो भी T20 मैचेस होते हैं, अगर भारत अपना मैच जीत जाती है, यानी 13वां मैच जीत जाती है, तो एक तरह से रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम पे हो जाएगा, लगातार सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने के। इसके बाद यहाँ पे देखिए, शिवपुरी की न्यूज़ है। तो शिवपुरी में यहाँ पे शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी खुलने जा रही है। तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने प्रदेश की बेटियों के लिए एक ये नया कदम उठाया है, जिसके तहत शिवपुरी में एक शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी खोली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। तो जून में आयरलैंड में T20 खेलेगी यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम। शेड्यूल किया गया है आयरलैंड और इंडिया के बीच में T20 मैच जून में, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग का खिताब। तो इस साल दबंग दिल्ली ने इस साल का जो टूर्नामेंट है इसे जीत लिया है। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग जो टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, दबंग दिल्ली ने जीता है 2022 का। ठीक है, इन्होंने हराया किसे है? तो इन्होंने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को फाइनल में हराया है। दबंग दिल्ली ने जीता इस साल का टूर्नामेंट। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश की प्रज्ञा ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ये टूर्नामेंट था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये प्रज्ञा, इस कारण से इनका नाम इम्पोर्टेंट है, प्रज्ञा सिंह, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? एक तो आपसे पूछ लेगा प्रज्ञा सिंह किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो मध्य प्रदेश। दूसरी चीज़ ये कि किस खेल में ये प्रतिनिधित्व करती हैं भारत का, तो फेंसिंग में ये कम्पीट करती हैं। और तीसरी चीज़ ये कि किस टूर्नामेंट में इन्होंने अभी हाल ही में रजत पदक जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चौथी चीज़ ये कि जो टूर्नामेंट हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन लोग को फेंसिंग समझ में नहीं आ रहा, आपने वीडियो देखा होगा तलवारबाजी एक तरह से, तो उस तलवारबाजी को ही फेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, स्ट्रेंजा मेमोरियल की बात हो रही है, जो कि एक मुक्केबाजों का टूर्नामेंट है, बॉक्सिंग का टूर्नामेंट है। यहाँ पे भारत की ओर से निखत और नीतू ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, सोफिया से न्यूज़ आई है, सोफिया में टूर्नामेंट हो रहा था। तो भारतीय महिला मुक्केबाजों ने
बुल्गारिया में जो सोफिया वहाँ पे आयोजित था ये टूर्नामेंट। वहाँ पे स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और यहाँ पे स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो निखत ने महिलाओं की 52 किलोग्राम कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है और नीतू ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लीग कप खिताब का बात हो रहा, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। तो इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है लिवरपूल, ठीक है। तो लिवरपूल ने इस साल का इंग्लिश फुटबॉल लीग कप अपने नाम कर लिया है, ठीक है। इन्होंने फाइनल में चेल्सी को हराया है। तो याद रखिएगा, लिवरपूल ने चेल्सी को हरा के इस साल का इंग्लिश फुटबॉल लीग, जो कि वो एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसे जीता है। इसके बाद मैक्सिकन ओपन की बात करते हैं, जो कि टेनिस का एक टूर्नामेंट है। तो इस साल का टूर्नामेंट राफेल नडाल ने जीता है और टोटल चौथी बार यहाँ के चैंपियन बन गए हैं राफेल नडाल, ठीक है। स्पेन के ये स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इन्होंने 2022 का मैक्सिकन ओपन अपने नाम कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिकेट की एक और न्यूज़ है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, तो जहाँ पे दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो यहाँ से तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आपको जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे होगा क्या, आपको जैसे ये रोजगार निर्माण है, पत्रिका है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और भी इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर है, डेली वोकैब है, डेली जीके है। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।